गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आरबी सर बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन लाए हैं जो जीव विज्ञान के हैं। यह सभी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आप सभी लोग इस प्रश्न को देखिए और इसको अपने जेहन में उतारिए। यह सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और छात्र इन्हें बताने में अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला जो इसके कथन हैं यह है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा ऑप्शन यह कथन है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। तीसरा ऑप्शन कथन है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। चौथा, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें इसके नीचे 4 ऑप्शन ए बी सी डी हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही है। तो आइए समझते हैं कि अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतान परस्पर अधिक समानता क्यों समान होती हैं क्यों। पहला, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। यह बिल्कुल सही है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। यह भी सही है क्योंकि यहाँ युग्मक शामिल होते हैं तो अलैंगिक जनन हो जाता है। यह पहला और दूसरा सही है। तीसरा, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें 4 ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा सही है, बी में है पहला और तीसरा सही है, सी में है दूसरा और चौथा सही है, डी में है तीसरा और चौथा सही है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन, तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। बी, एक कोशिका का 2 कोशिका में विभाजित होना। सी, एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होना। डी, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का बनना। तो इसमें ऑप्शन ए सही है क्योंकि स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जो तंतुवत संरचना जैसी होती है और यह तंतु जैसी संरचना जब कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है तो प्रत्येक छोटा खंड एक नई स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, मुकुलन। बी, न्यूनकारी विभाजन। सी, द्विविभाजन। डी, बहुविभाजन। तो इसका सही ऑप्शन डी है, बहुविभाजन, क्योंकि प्लाज्मोडियम की कोशिका का केंद्रक अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है जिससे कि अनेक प्लाज्मोडियम कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्पेसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है। ए, युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना। बी, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। सी, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का 2 गुना हो जाना। डी, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। अगला प्रश्न, पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? ए पुंकेसर और परागकोश, बी तंतु और वर्तिकाग्र, सी परागकोश और अंडाशय, डी पुंकेसर और वर्तिका। तो हम सभी लोग जानते हैं परागकोश में नर युग्मक और अंडाशय में मादा युग्मक बनता है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है परागण, निषेचन, नवोद्भिद, भ्रूण, बी नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन, परागण, सी परागण, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद, डी भ्रूण, नवोद्भिद, परागण, निषेचन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन संख्या नंबर सी, क्योंकि पहले पौधों में परागण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है, तब जाकर नवोद्भिद पौधे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 7वां, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? ए कोशिका द्रव्य में, बी राइबोसोम में, सी गाल्गी काय में, डी जीन में। तो इसका सही उत्तर है डी जीन। अगला प्रश्न, जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए केवल जनकों से समानताएं, बी केवल जनकों से भिन्नताएं, सी जनकों के साथ समानताएं और विभिन्नताएं, डी न समानताएं और न विविधताएं। तो इसका सही उत्तर है सी, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं। अगला प्रश्न, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में जनक की सामान्य विशेषता क्या होती है? अमीबा एक कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का जंतु, स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है और ईस्ट एक कवक है, एक कोशिकी। इसमें ऑप्शन ए है, ए अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, बी ए सभी एक कोशिक हैं, सी ए केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, डी ए सभी बहुकोशिक हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनते हैं? कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य है कि जब कोई पौधे के जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का जन्म होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती हैं, और अन्य ऑप्शन में फूल हैं, पुष्प हैं, और पुष्प लैंगिक जनन करने के लिए आवश्यक होते हैं, न कि अलैंगिक जनन के लिए। अगला प्रश्न है, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, यह ठीक है। तीसरा, ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, कोई ठीक नहीं है। चौथा, निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी है, दूसरा और चौथा। 12वां प्रश्न, एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला, इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, गलत। दूसरा, इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं, सही। इनमें परागण होता है, सही। चौथा, वे एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः इसमें विकल्प बी सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न,
राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानियाँ लगी होती हैं? ए तंतु, बी हाइफा, सी राइजॉयड, डी मूल। इसका सही ऑप्शन है बी हाइफा। 14वां प्रश्न, डबल रोटी के स्लाइड पर कवक के तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? पहला, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना। दूसरा, डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता। तीसरा, नलिकाकार शाखित हाइफों की मौजूदगी। चौथा, गोलाकार बीजाणुधानियों का निर्माण। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन संख्या सी, पहला और दूसरा, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना तथा डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता। अगला प्रश्न 15वां, परागनली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? पहला, ए परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, बी वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागण और बीजांड, सी पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह, डी वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला भाग। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच की दूरी। अगला प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से है। ए दूध के दांतों का टूटना, बी कदों का बढ़ना, सी आवाज़ का भारी होना, डी वजन का बढ़ना। इसका सही उत्तर है आवाज़ का भारी होना। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें आवाज़ का भारी होना लक्षण प्रदर्शित होता है। 17वां, यौनारंभ पर वृषण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ए जनन कोशिकाओं का निर्माण, 2 टेस्टोस्टेरोन का स्राव, तीसरा अपरा का विकास, चौथा एस्ट्रोजन का स्राव। तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्राव। अतः ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला प्रश्न 18वां, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यह प्रश्न अक्सर IAS PCS में भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इनमें सहायता मिलती है। ए मैथुन प्रक्रिया में, बी शुक्राणु बनने में, सी युग्मकों के आसानी से स्थानांतरण में, डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्राणु बनने में। 19वां प्रश्न, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? ए शरीर की वृद्धि, बी केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, सी आवाज़ में परिवर्तन आना, डी रजोधर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, रजोधर्म। अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन ए सिफिलिस, आदशक, बी हेपेटाइटिस, सी HIV एड्स, डी गोनोरिया सुजाक। इसका सही उत्तर है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि यह रोग यकृत की खराबी से होता है। और बाकी ऑप्शन ए सिफिलिस यौन संचारित रोग है, HIV एड्स यौन संचारित रोग है, ऑप्शन डी गोनोरिया सुजाक संचारित रोग है। तो इस तरह से आज हमने 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे आप लोगों को बताया। आगे
आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए आरबी सर बायोलॉजी क्लासेस। धन्यवाद।